हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 6 का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अभी तक मैंने क्लास 6 का आई थिंक 6 to 7 वीडियोज मैंने डाला है। आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हो। हर एक चीज, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया हूँ। जिस तरीके से एनसीईआरटी अपना बिहार बोर्ड का बुक और जो भी एनसीईआरटी का बुक होता है, हमने उसको फॉलो करते हुए हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए गया है। आपको कोई भी दिक्कत हो ना, वहां पे जाके हर चीज मैं बताया हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जो आज का टॉपिक है ना, वो हम लोग आज सीखेंगे कि हमारा गुणनखंड क्या होता है। क्या सीखेंगे आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हमारा गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो कि गुणनखंड, ठीक है, और गुणज दो चीज होती है। एक चीज याद रखना कि दो चीज होती है। पहला होता है क्या, गुणनखंड, और दूसरा होता है अपना क्या, गुणज। ठीक है, समझो ध्यान से। अब देखो, गुणनखंड को जो है ना, आपको ये भी बोला जाता है कि ये अपना फैक्टर है। ठीक है, समझ में आ रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा कलर ले लेता हूं, अच्छा लगेगा और ध्यान से समझना। देखो ठीक है, गुणनखंड को बोला जाता है अपवर्तक। इंग्लिश में अगर बोल लो तो फैक्टर बोला जाता है। और बात करो अगर गुणज की, तो गुणज को बोला जाता है अपवर्त या मल्टीपल। ठीक है, देखो नाम से पहले से समझो गुणनखंड क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है। ठीक है, नाम से क्लियर है कि किसी भी चीज को हम लोग खंडित कर रहे हैं। समझ आया ना, किसी भी चीज को हम लोग खंडित कर रहे हैं। जैसे मान लो 4 है। ठीक है, तो ये बताओ कि 4 को हम किस तरीके से डिवाइड करके पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। किन किन क्या लिखा है, देखो 4 किन किन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती है, इसे भाग देकर देखें। जैसे मान लो अगर 1 से डिवाइड करते हो 4 को, तो हाँ भैया डिवाइड हो जा रहा है, शेषफल 0 बच रहा है। इसी तरीके से जब 2 से देते हो तो फिर 2 आ जा रहा है। 3 से देते हो तो आराम से, अब देखो 3 से जब देते हो तो यहाँ पे शेषफल 1 आ रहा है, मतलब पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे देखते हो 4 से जब देते हो, ध्यान से देखो, तो वहां पे क्या हो रहा है, फिर भी यहाँ से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो गुणनखंड का कहना ये है ना कि भैया गुणनखंड हम वही हैं जिनसे हम पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं। ठीक है, तो एक बार बताओ, तो हम 4 को क्या क्या लिख सकते हैं, बताओ। 4 को गुना के रूप में भी लिख सकते हो, ऑब्वियस बात है। 4 को क्या लिख सकते हो, 1 गुना 4, 2 गुना 2 और 4 गुना 1, यही नहीं लिख सकते हो भाई, और थोड़े कुछ लिख सकते हो, क्योंकि 3 से कुछ ऐसा नहीं लिख सकते कि 4 बन जाए। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आ गया कि ये जो अपना पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो इस प्रकार हम पाते हैं कि 1, 2 और 4 संख्या जो लिखा हुआ हो, क्या है वो पूरा क्या उसका विभाजक है। यहां तक क्लियर है संख्या 4 का। ठीक है, अतः ये संख्या 4 के गुणनखंड है। इसी प्रकार आप बताएं कि 8 के विभाजक कौन कौन है। ठीक है, तो गुणनखंड का आपको टर्म क्लियर हो गया कि गुणनखंड कुछ नहीं होता है। किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालने के बोले तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो संख्या आपको चूज करना है जिससे वो संख्या पूरे तरीके से विभाजित हो जाए। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब समझो ध्यान से, देखो ये वाला शुरू करता हूं, मजा आएगा। ठीक है, अब जब देखते हैं अपन कि हम संख्या को सब चीज काम कर रहे थे, डिवाइड भी कर रहे थे, तो एक चीज तो क्लियर हो गया था कि अगर मान लो कि जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि 8 का विभाजक कौन कौन है, हमको मान लो कि 8 के विभाजक कौन कौन है, आप करना पहले 8 को 1 से डिवाइड करो, समझ रहे हो ना, 8 को 2 से डिवाइड करो, 8 को 3 से तो होगा नहीं, 8 को 4 से करो, है ना, 8 को 5 से तो होगा नहीं, फिर 6 से होगा नहीं डायरेक्ट डिविजन। बात समझ रहे हो ना, आपको वही चूज करना है। गुणनखंड में वही आता है जो किसी भी संख्या कभी भी गुणनखंड पूछे ना, तो आप ये समझ लेना कि अगर जो भी गुणनखंड उसका होने वाला है उससे वो संख्या पूरी तरीके से डिविजिबल है। जैसे मान लो 8 है, इसे बता रहा था, 1 से डिविजिबल है क्या, हाँ है सर। 2 से डिविजिबल है क्या पूरी तरीके से, हाँ है सर। 3 से तो होगा नहीं। 4 से है क्या सर, हाँ है। 5 से डिवाइड करो तो होगा नहीं होगा, 6 से करोगे नहीं होगा, 7 से करोगे नहीं होगा, 8। तो मतलब ये हमारा कुल मिलाकर के 1, 2, 4, 8 इसका क्या है, गुणनखंड है। इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तक। मतलब जब आप इनसे डिवाइड करते हो मस्त तरीके से, इनसे जब आप डिवाइड करते हो ना, तो क्या होता है ना कि ये पूरे तरीके से डिविजिबल हो सकता है। जैसे मान लो आप 3 लेते, तो 3 से जब डिवाइड करते थे इसमें शेषफल कुछ बचा तो पूरे तरीके से डिविजिबल नहीं होता, तो 3 हमारा इसका गुणनखंड नहीं होगा। जैसे मान लो 5 से भी नहीं होता, 6 से भी करोगे तो नहीं होगा, 7 से भी करोगे डिविजिबल तो पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबल में समझ लो ना, हिंदी में विभाजित होता है। और जब 8 से करोगे फिर से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब ये हमारा 1, 2, 4, 8 इसका क्या है, इसका गुणनखंड है। समझ में आ रहा है ना, तो गुणनखंड उसी को बोला जाता है। अगर कहीं भी आपसे पूछे कि कभी भी किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड पूछे, तो समझ लो कि गुणनखंड वही संख्या हो सकती है, गुणनखंड वही संख्या हो सकती है जो संख्या को, जो बात कर रहा है क्वेश्चन में, जो उस संख्या को पूरे तरीके से आपको डिवाइड कर दे, पूरी तरीके से विभाजित कर दे। ठीक है,
तो यही चीज लिखा हुआ देखो, किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा पूरा विभाजक होता है, यही चीज याद रखना है। ठीक है, एक चीज तो हम लोग का क्लियर हो गया कि किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होगा वो जो भी इसका गुणनखंड होगा उसका पूरा पूरा विभाजक होगा। मतलब जैसे 8 है, जैसे 1 2 4 8 था, इसका क्या है, पूरा पूरा विभाजक है, पूरे तरीके से विभाजित कर दे रहा है। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, आपका एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गया, कभी भी गुणनखंड में आपको कंफ्यूज होने वाली नहीं है। गुणनखंड कुछ होता नहीं है भैया, किसी भी संख्या का गुणनखंड जो है उसका पूरी तरीके से विभाजक है। मतलब जिस चीज से वो संख्या डिवाइडेबल हो जाएगी समझ लो वही उसका क्या है, अपना गुणनखंड है। अब देखो दूसरा टर्म क्या आता है, दूसरा टर्म आता है अपना गुणज या अपवर्त्य, मल्टीपल। ठीक है, देखो बहुत कंफ्यूजन होता है भैया यहाँ पे। देखो क्या होता है कंफ्यूजन, मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना कि ये जो गुणज अपवर्त्य मल्टीपल है, देखो नाम से थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ये गुणनखंड है, अपवर्तक, फैक्टर, ये है गुणज, ये है गुणनखंड, ये है गुणज। गुणनखंड को बोला जाता है अपवर्तक और गुणज को बोला जाता है अपवर्त्य। देखो कितना थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीपल। देखो कभी भी गुणज जो होता है ना, आपको क्या करना है ना, कभी भी गुणज कोई पूछे, कोई आपसे पूछ ले कि 4 का गुणज बताओ, तो आप 4 का पहाड़ा पढ़ने लग जाना। 4 कहाँ 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16 लिख लोगे भैया, कोई दिक्कत। जैसे मान लो आपको 5 का गुणज पूछ दिया कोई, तो क्या लिख दोगे बताओ, 5 कहाँ 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। मतलब किसी भी चीज का अगर गुणज पूछे ना आपसे, तो कुछ मैं ना आपको पहाड़ा पढ़ने लग जाना है, वही आपको उसका क्या होगा, उस संख्या का गुणज होगा। ठीक है, तो आपको गुणनखंड और गुणज में आपको डिफरेंस पता आया होगा कि गुणनखंड कुछ नहीं होता है भैया, वही किसी भी संख्या का गुणनखंड वही होगा जो उसको पूरे तरीके से विभाजित कर दे। और अपने तो गुणन और जो गुणज अपवर्त या मल्टीपल जो होता है इसमें कुछ करना नहीं होता भैया, अपने को पहाड़ा पढ़ लेना है, वही उसका क्या हो जाएगा, गुणज या मल्टीपल या अपवर्त, खत्म बात। चलो थोड़ा सा चेंज करता हूं भैया, देखो कौन सा लो बताओ, कलर ग्रीन ले लेता हूं, चलो अच्छा मजा आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब यहां से अपन चल रहे थे भाई, तो ये बताओ मुझे कि एक चीज तो क्लियर हो गया था कि क्या हमारा गुणनखंड और क्या हमारा गुणज है। ठीक है, अब चलते हैं, जैसे मान लो 18 का मेरे को गुणनखंड निकालना है। क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि आप मुझे 18 का गुणनखंड निकाल के बता दीजिए, आपको मिल जाएगा नंबर। तो आप क्या करोगे, आपको नहीं लेना है टेंशन, आपको नहीं लेना है टेंशन, क्योंकि बता दूंगा आपको एक मेथड। ठीक है, अब देखो कभी भी किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना हो ना, तो क्या करना है, ध्यान से समझना, स्टेप बाय समझना। पहले एक लो, एक में क्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, बताओ 18 से ही करना पड़ेगा। फिर 2 लो, 2 में क्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, 9 से करोगे। फिर 3 लो, 3 में क्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, 6 से। फिर 4 लो, 4 में क्या से मल्टीप्लाई करो तो 18 आएगा, 4 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर लो भैया, ये नहीं आएगा, मतलब ये 4 अपना क्या है, गलत है। ठीक है, फिर 5 में किससे, मतलब 5 से भी किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो तो 18 नहीं आएगा। 6 से करो, फिर 6 से किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 18, 6 का 18। एक चीज ध्यान से देखो, तो यहाँ पे चीज रिपीट कर गया ना, यहाँ भी एक 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, समझ में आ रहा है। यहाँ 3 × 6 आया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 6 × 3, मतलब यही चीज फिर से क्या हो गया, रिपीट हो गया, 3 × 6 और 6 × 3। तो आपको यहीं रुक जाना है, समझ रहे हो ना, कहाँ रुकना है, ऐसे चलते नहीं जाना कि 7 × 3 कर रहे हैं, 8 × 3, उसने नहीं करना है। जब देख रहे हो कि एक ही चीज जब रिपीट हो जाए, 3 × 6 और यहाँ पे क्या हो गया 6 × 3, बात तो सेम ही है। यही चीज जब रिपीट हो जाए ना, तो वहीं पे आपको रुक जाना। चलो हम रुक गए। अब जो है इसमें वही उसका गुणनखंड क्या क्या, देखो 1 18, ये क्या था 2 9, देखो 1 18 है क्या, 1 18 है, 2 9 है क्या, 2 9 है, 3 6 है क्या, 3 6 है, ये तो नहीं था, ये तो नहीं था, 3 6 है क्या था, 3 6 है। तो मतलब यही आपका रूल है, यही आपका इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड। जैसे देखो ये बताता हूँ, देखो जैसे मान लो 12 का निकालना था, तो क्या रूल है, 1 में क्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा, तो 12 से सर। 2 में क्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा, 6 से सर। 2 में 1 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, 12 से। 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। 3 में सर क्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, 4 से। और 4 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया ना। 1 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आया। 2 में ये देखो लगातार बढ़ रहा है, 1 2 3 4, इसको बढ़ाते चले जाना है और ये अपने हिसाब से देखते चले जाना है, ठीक है। जैसे 1 × 12 था तो 12 हो गया, 2 × 6 हुआ, 3 × 4 हुआ, और फिर 4 × 3 होता। अब तो फिर ध्यान से देखो, ये चीज फिर से अगेन क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो मतलब आपको यहीं रुक जाना, ऐसे आगे नहीं जाना, बस जो है टर्म वही आपका गुणनखंड होगा। मतलब क्या, 1 12 होगा, 1 2 6 होगा, 3 4 होगा, यही से क्या होगा गुणनखंड होगा, ठीक है। जैसे मान लो 25 है, इसको 25 को आप
कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका क्या क्या गुणनखंड होगा। समझ में आ रहा ना, कुछ करने की जरूरत नहीं होती भैया, 1 इंटू कर लेना, फिर 2 इंटू कितना करेंगे तो वो होगा, 3 इंटू कितना करेंगे तो वो होगा, उस तरीके से कर लेना। और जो इसके मल्टीपल में होगा, जो गुना के रूप में होगा, इसका हर एक क्या होगा, गुणनखंड होगा, क्योंकि इससे जब डिवाइड करोगे ना हर चीज को, ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। क्योंकि मैं बताया था गुणनखंड, किसी भी संख्या का गुणनखंड वही होता है जो उसको पूरी तरीके से विभाजित कर दे। ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है कि स्वयं करके देखिए और निष्कर्ष निकालिए। चलिए भैया कि 8 का कुछ गुणज बता दीजिए। मैं आपको क्या बोला था कि कभी भी किसी भी संख्या का गुणज पूछे ना तो आप पहाड़ा पढ़ने लग जाना, पढ़ो भैया 8 का 8, 8 दूना 16, समझ लो ना, 8 या 24 पढ़ते चले जाओगे, लिख लोगे ना भैया आगे, 8 चौके 32 सब लिख लोगे, खत्म बात। इसी तरह 6 के 5 गुणज लिखिए, बताइए क्या होगा, बताइए। 6 6, 6 दूना 12, 6 तरीके 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, ठीक। 6 6, 6 दूना 12, 6 तरीके 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 5 ही लिखने के बोल रहा है ना भैया, 1 2 3 4 5, खत्म। तो आपको गुणज करे तो कोई टेंशन नहीं लेना भैया, पहाड़ा आता है ना आपको, मस्त पहाड़ा लिख दो जहां तक बोल रहा है। इस बंदे को 5 ही गुणज चाहिए था तो हम 5 ही ले लिए, 1 2 3 4 5, खत्म क्वेश्चन। अब देखो एक ध्यान से कि जब हम लिख रहे हैं, जैसे मान लो 8 का गुणज लिखे तो 8 का 8, 8 9 16, 8 24 किए। 6 का गुणज लिखे थे 6 6, 6 दूना 12। तो एक चीज देख रहे हो ना कि जिसका हम लोग गुणज निकाल रहे हैं, जिसका गुणज निकाल रहे हैं वो यहाँ पे तो अंक आता ही है, और वो एक सबसे छोटा है, समझ रहे हो ना, सबसे छोटा है, उससे सब बड़ा ही है। जो भी गुणज है, जैसे मान लो 8 का कुछ गुणज हम निकाल रहे हैं तो जो भी एक्स्ट्रा गुणज है 8 के अलावा वो सब बड़ा ही है। जैसे मान लो 6 के हम लोग गुणज निकाल रहे थे, जैसे मान लो 6 का हम लोग गुणज निकाल रहे थे, ठीक है। तो 6 का जो गुणज निकाल रहे थे तो क्या हो रहा है, 6 6 6 मतलब 6 से सब बड़ा ही है। तो एक चीज आप बोल सकते हो ना यहाँ से कि किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज वह संख्या स्वयं होती है। इतना इंपॉर्टेंट पैटर्न, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद रख लो, ये पूछ सकता भैया। क्या याद रखना आपको कि कोई भी जो हम लोग लेते हैं आराम से कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज वह संख्या स्वयं होती है, क्योंकि जिसका भी आप गुणज निकालोगे ना, जैसे 8 ही का निकाल रहे हो तो सब 8 से बड़ा ही होगा, हो ही रहा है। देखो 6 का गुणज निकाले 6 से सब बड़ा ही है, मतलब 8 का 8 सबसे छोटा है फिर सब बड़ा है, 6 का 6 सबसे छोटा है फिर सब बड़ा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ना किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज संख्या वो क्या होती है, स्वयं होती है। 8 है तो 8 है और 6 है तो 6 है, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि इसी प्रकार 15 के विभिन्न गुणनखंड है, मान लो 3 इंटू 5 है, 15 इंटू 1 लिखा है, ठीक है। तो अतः आप क्या बोल दोगे, 1 3 5 15, 15 के गुणनखंड है, सिंपल बात है। तो आप 20 का भी आराम से निकालोगे जैसे मेथड में बताया था। तो एक चीज बताओ ध्यान से कि जब आप 15 का गुणनखंड करोगे तो क्या करोगे बताओ, मैं बताता हूँ सिंपल से। 1 में क्या मल्टीप्लाई करो तो 15 होगा, तो सर 15। 2 में क्या मल्टीप्लाई तो 15 नहीं होगा, कुछ मल्टीप्लाई कर भी करो तो कुछ नहीं होने वाला भैया, क्योंकि 2 से भैया किसी भी चीज में मल्टीप्लाई कर लो 15 नहीं पूरने वाला। 3 में क्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 होगा, 5 से सर। फिर 5 में क्या से मल्टीप्लाई तो 15 पूरने वाला, 3 से सर, ठीक है। अब देखो कि अपने पास क्या आ रहा है, ध्यान से समझो। 1 इंटू 15, 1 15 तो होगा ही गुणनखंड, 3 5 तो होगा ही, यही है 1 15 3 5। तो ध्यान से देखो कि इस जो इसका गुणनखंड है उसमें जो सबसे बड़ा गुणनखंड है ना, ये खुद एक संख्या है। कोई भी क्वेश्चन किसी का भी गुणनखंड निकालोगे ना तो उसका जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वो खुद एक क्या होगी, संख्या होगी। तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है, हाँ या ना। तो आप क्या बोलोगे, यस, ऑब्वियस बात है भाई। जैसे मान लो कि आपको 16 का निकालना था, जैसे मान लो कि 9 का निकालना था, तो आप क्या लिखोगे बताओ। 1 में कैसे मल्टीप्लाई, तो 9 से। 2 वाला तो कुछ होना नहीं है, 3 इंटू 3 करोगे तो यहाँ सेम आ गया, तो यही रुक जाना है। अब बताओ क्या होगा, 1 होगा 9 होगा 3 होगा, यही इसका गुणनखंड होगा। तो आप देखो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, 9 है सर। अब देखो 9 एक कुल क्या है, खुद एक संख्या है। तो आप ये बोल सकते हो ना कि किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। तो आप क्या बोल दोगे, यस। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बस समझते रहना, हर एक चीज करा दूंगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब समझो ध्यान से। अब देखो अब क्या सीन बनता, यहां तक तो समझ में आ गया। कह रहा कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या के गुणनखंड के रूप में आती है। तो जो बंदा स्मार्ट बंदा रहेगा ना वो बोलेगा हाँ सर एक ही तो है सर। 6 को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 6। 7 को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 7। 12 को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 12। मतलब क्या एक ऐसी संख्या है
जो प्रत्येक संख्या के गुणनखंड में आती है, हर चीज को ये आराम से डिवाइड कर सकती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि क्या भैया कि कोई ऐसा संख्या है जो मतलब जिसमें एक नहीं आता, तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल नहीं, एक तो आता ही आता भैया। हर एक चीज को जब हर एक संख्या का गुणनखंड करोगे तो एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या बताओ, तो क्या हम कह सकते हैं कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, हाँ या ना? तो आप क्या बोलेगे? बिल्कुल हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, है ना। इसलिए यहाँ पे देखो, अब देखो एक चीज और समझो। जैसे मान लो 18 को हम गुणनखंड मान लो किए 2 into 9, ठीक है। और जब 18 को हम लोग क्या लिखेंगे, 18 जब लोग मल्टीपल लिखेंगे तो 18 तो आएगा ही, फिर 18 के बाद क्या होगा? 18 दूना क्या होता है बताओ? 36। अगर गुणज लिखे 18 मतलब 54 करके लिखते चले जाओगे, ठीक है। तो एक चीज तो श्योर है, तो 18 खुद भी तो इसका क्या है? 18 इसका खुद भी क्या है? गुणज है। तो 18 क्या लिख सकते हो? 2 into 9, मतलब फिर से क्या गुणनखंड के रूप में आ गया ना। तो एक चीज पॉइंट यहां से ये क्लियर होता है कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई। जब कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोगे ना, कोई भी जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे 6th क्लास में हो, एक चीज जानते हो, ये जो 5th से 10th क्लास होता है ना, इसको हम लोग एफटी बोलते हैं, ठीक है ना। अब यही चीज समझ लेना, ये जो 5th से 10th के एफटी का यही चीज पूछा जाता है बाद में आपको थोड़ा सा एक्सटेंडेड रूप में, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ में एक बार फिर समझाता हूँ। जैसे 18 है, 18 का आप गुणनखंड लिखे 2 into 9, लेकिन जब आप 18 का आप गुणज लिखोगे तो 18 दूना 6 18 24, 18 तो लिखोगे ना भाई। तो 18 क्या लिख लोगे? 2 into 9, फिर इसका क्या है? गुणनखंड। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूं कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का जो 2 into 9 लिखे हो एक गुणज होता है। समझ रहा है? एक गुणज होती है, ठीक है। एक चीज तो हमारा बात ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो लिख सकते हैं जैसे 18 संख्या 2 और 9 का गुणज है, क्योंकि तुक्का जब पढ़ोगे तो आपको 18 आएगा, या 9 का और 9 का भी जब पढ़ोगे, 9 का जो पहाड़ा पढ़ोगे तो वो भी 18 आएगा ही। मीन्स क्या है कि 18 जो है संख्या 2 और 9 का गुणज है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होता ही होता है, ठीक है। एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया है। चलो अब आगे देखो, एक और क्वेश्चन है। देखो ये सब जानते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक चीज समझ के रखना। बहुत लोग को ये लगता है आसान, लेकिन ये आसान क्वेश्चन नहीं माना जाता। मैं इसको आसान नहीं मानता। मैं इसको आसान इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये कभी भी कंफ्यूजन में डाल सकता, आपको कभी भी कंफ्यूजन में डाल सकता। अब देखो कि अगला हम लोग का क्या क्वेश्चन आ रहा है, देखो ध्यान से। कह रहा है कि एक संख्या के गुणनखंडों फैक्टर की संख्या निश्चित होती है क्या? सिंपल से आप सोचो। देखो कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे ना इस तरह का, तो आप एक एग्जांपल ले लिया करो। जैसे मान लो हम ले लेते हैं किसका, मान लो कि हम 4 का ले लेते हैं। बताओ 4 का गुणनखंड लिखो कि एक में किससे मल्टीप्लाई करता 4 होगा, तो 4 से सर। 2 में किससे मल्टीप्लाई करता 2 से सर, तो इतना ही रहेगा। तो मतलब क्या कि 1 2 4, 1 2 4 इसका क्या है? गुणनखंड है। तो एक चीज श्योर, मतलब 3 ही तो गुणनखंड है। ऐसा थोड़े है कि भैया 50, ऐसा थोड़े है भाई कि इसका मतलब एकदम लाखों में गुणनखंड है। भैया ये 3 ही तो गुणनखंड है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि एक संख्या के गुणनखंड फैक्टर की संख्या निश्चित परिमित होती है, हाँ या ना? तो आप बोले कि हाँ भैया निश्चित होती है, क्योंकि ये यही संख्या है, यही 1 2 4 संख्या है जिससे ये 4 डिविजिबल हो सकता है, ठीक है ना। और यही 1 2 4 इसका गुणनखंड होगा। ऐसा नहीं बोल सकते 3 भी इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक संख्या के गुणनखंड फैक्टर की संख्या निश्चित होती है। तो आप क्या बोलोगे? यस, ठीक है। अब समझो आगे, किसी संख्या के गुणज की संख्या भी निश्चित होती है। तो आप लोग क्या बोलोगे? मैं तो बोलूंगा कि भैया जब आप किसी चीज का गुणज लिखने जाते हो, जैसे मान लो 6 का ही गुणज लिखने जाते हो, तो क्या क्या कर रहे हो बताओ? 6 6, 6 2 12, 6 3 18। क्या बोले? किसी का भी जब गुणज निकालना होता तो मैं आप लोगों को बोला था कि इसका पहाड़ा पढ़ने लग जाओ। जैसे 6 है, पहाड़ा पढ़ रहा है 6 6, 6 2 12, 6 3 18। ये कहाँ तक पढ़ते जाओगे? मतलब बहुत दूर तक। मतलब एक आप ये नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ तक पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? किसी संख्या के गुणज की संख्या भी निश्चित होती है। तो आप क्या बोलोगे? नहीं, इसका निश्चित नहीं होता भाई। तुम कहाँ तक, जहां तक पढ़ने का मन पढ़ो भैया। हम पढ़ेंगे 10 तक, कोई भी लगा नहीं हम 15 तक पढ़ेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे 6 6, 6 9 12, 6 3 18। फिर हम 6 गुना 10 तक पढ़ लिया, 6 3 60 हम पढ़ेंगे, 6 गुना 11, फिर 6 गुना 12, 6 गुना 15। कोई बोलेगा हम 6 गुना 60 पढ़ेंगे, कोई बोलेगा हम 6 गुना 100 पढ़ेंगे, कोई बोलेगा 6 गुना 115 पढ़ेंगे, कोई बोलेगा 6 गुना 1000 पढ़ेंगे, कोई बोलेगा 6 गुना 1,15,000 पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना। तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि इसका जो गुणज होगा जिससे हम जो पहाड़ा पढ़ रहे हो वो आपका मन आप कहाँ तक पढ़ पाओ।
अरे भाई याद ना आप 10 तक रखते हो, जिससे कोई दिक्कत ना हो, जिससे सारा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। लेकिन कहीं तक तो पहाड़ा जा सकता है भाई। 6 गुना 10 के बाद 6 गुना 11 नहीं हो सकता क्या? 6 दही 60, 6 11 11 11 66 नहीं, सॉरी 66 नहीं हो सकता क्या? तो आप ये चीज बोल सकते हो कि किसी संख्या का गुणज की संख्या भी निश्चित परिमित होती है, तो आप लोगों ने नहीं भैया ये परिमित नहीं होती है, इसका एक फिक्स आप नहीं बता सकते कि ये सब चीजें हैं, ये सब चलती चली जाती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। जैसे मान लो कुछ तो क्वेश्चन ले लिया, समझो, देखो 42 के सभी गुणनखंडों को ज्ञात करो। जैसे अब मैं मेथड बताया तो इसे करो, एक में क्या से मल्टीप्लाई करो तो 42 होगा, 1 × 42, फिर 2 × 21, फिर 3 × 14। अब देखो 4 में किसी भी चीज से आप मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो 42 नहीं होने वाला, तो इसको आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। फिर देखो ध्यान से, ये हो गया 42 को, फिर 3 × 14, फिर 4 × फिर 5 × 14 भी, 5 × कुछ भी करोगे ना फिर भी आपका 42 नहीं होने वाला, तो ये भी गया। 6, हाँ 6 को ले सकते हो, 6 × 7, फिर 7 × 6, फिर क्या हो गया, अगेन रिपीट हो गया ना, देखो 6 × 7, यही चीज क्या होगा 7 × 6, मतलब यही आपको रुक जाना है, इससे आगे नहीं जाना है। अब जो है इसका गुणनखंड हो जाएगा, मतलब क्या 1 42 मिला लो, 1 42, 2 21, 2 21, 3 14, 3 14, 6 7, 6 7, खत्म। यहाँ भी 6 7 6 7 है, मतलब आपको कुल मिला के ये चीज आ गया है कि इसका क्या है, गुणनखंड है, क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह मतलब 81 का गुणनखंड निकालना है, ठीक है। क्या करोगे बताओ, जो रूल है, पहले 1 × 1 में किससे मल्टीप्लाई करो तो 81 होगा सर, 1 से। 2 में किससे मल्टीप्लाई करो तो 81 होगा, 2 में आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो ना भैया, ये 81 नहीं आने वाला, समझ में आ रहा है। फिर 3 में किससे मल्टीप्लाई करो तो 81 होगा सर, 27 है सर। 4 में किससे मल्टीप्लाई करो तो 81 होगा सर, 4 में आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर लो भैया, ये नहीं आने वाला क्योंकि ये डिविजिबल है ही नहीं, तो कहां से आएगा। फिर देखो अब ध्यान से, 81 और क्या लिख सकते हो, 9 × 9, ठीक है, इतना ही लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप 4 देख लो, 5 देख लो, 6 देख लो, समझ में आ रहा ना, 7 देख लो, 8 देख लो, ये इससे भी किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो डायरेक्ट आपको नहीं मिलने वाला है 81, ठीक है। फिर 81 का आप क्या लिख लोगे, 9 × 9। अब जो हो गया क्या होगा, 1 81 एक गुणनखंड होगा, फिर 3 27, फिर 9, वही है देखो, 1 81 है क्या, 1 81 है, 3 27 है क्या, 3 27 है, 9 है क्या, तो 9 है, तो यही इसका टोटल ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। मतलब गुणनखंड मतलब ये, अगर इस बंदे को डिवाइड कराओगे ना तो पूरा की तरीके से पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, डिविजिबल डिवाइड हो जाएगा, कोई शेषफल नहीं, कोई चक्कर नहीं, डायरेक्ट भागफल आएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये गुणनखंड क्या होता है ना, ये गुणज क्या होता है, उस पर जो किस तरीके से गुणनखंड निकालते हैं, हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगर मजा आया होगा ना, जरूर लाइक करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होता है ना कि, और बेल आइकन जो बगल में होता है वो जरूर दबा लेना, उससे क्या होता है ना कि जो भी मैं लेक्चर डालूंगा ना तो डायरेक्ट आपके पास जाएगा, आप एट ए टाइम आराम से देख सकते हो, ठीक है। और यार आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ ना, देखो हम लोग IIT NIT के बच्चे हैं, हम लोग अलग पढ़ाते हैं, मैं आप लोग बच्चे लोग क्यों पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हो। तो हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए ना यार, कमेंट बॉक्स में बताते नहीं, अब क्वेश्चन कर लिए थे पिछले लेक्चर में तो कोई बताए नहीं यार, बताओगे तब ना हमने समझा, तब ना हम समझे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है ना। और यार बंदे को लाओ, जितना 6th का बंदा ना सबको लेके आओगे, सर IIT NIT का बंदा पढ़ा रहा है, आप पढ़ो, और मजा आ रहा है तो सबको शेयर करो, सबको बताओ, बहुत अच्छा लगता है यार पढ़ाने में आप लोग को। ओके चलो, थैंक यू।